पटना में विपक्षी दलों के नेताओं की आज एक बड़ी बैठक हो रही है और इस बैठक में इस बात पर जोर दिया जाएगा कि देश में बीजेपी के सामने विपक्ष का केवल एक ही उम्मीदवार लड़े, जिससे कि वोटों का बिखराव ना हो। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी वाकई में महागठबंधन को बिहार में टक्कर दे पाएगी या फिर देश में टक्कर दे पाएगी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बिहार की कि क्या बिहार में बीजेपी वाकई में महागठबंधन को टक्कर दे भी पाएगी या नहीं दे पाएगी। क्या नीतीश कुमार विपक्षी दलों के पूरे ग्रुप का नेता घोषित किए जाएंगे या फिर नहीं किए जाएंगे। तो आज इसकी संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि नीतीश कुमार को यूपीए 3 का संयोजक बना दिया जाएगा या घोषित कर दिया जाएगा। दूसरा जो सवाल था कि क्या बीजेपी बिहार में महागठबंधन को टक्कर दे पाएगी, तो इस सवाल का मैं सीधे तौर पे जवाब देता हूं कि बीजेपी इस हालत में नहीं है कि वो बिहार में महागठबंधन को टक्कर दे पाए, क्योंकि बिहार के अंदर बीजेपी पिछले 20 साल में एक बड़ा नेता देने में कामयाब नहीं हो पाई है। तो जो दल एक नेता नहीं दे पाया, बिहार के अंदर क्षेत्रीय नेतृत्व नहीं पैदा कर पाया, वो उन क्षेत्रीय दलों से कैसे लड़ पाएगा जिनके पास बड़े बड़े स्थापित नेता हैं। आप सभी को, कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लग सकती है, लेकिन मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये फैक्ट है कि बीजेपी पिछले 20 साल में, क्या कहें, बीजेपी का जब से गठन हुआ है, बीजेपी पार्टी जब से बनी है, तब से लेकर अभी तक बीजेपी बिहार में कोई एक ऐसा नेता नहीं दे पाई है जिसको बिहार की जनता एक सर्वमान तरीके से अपना नेता मान ले। ऐसे में बीजेपी के साथ समस्या ये है कि एक तरफ जहां लालू यादव दिखते हैं या फिर एक तरफ जहां नीतीश कुमार दिखते हैं चेहरे के तौर पे, जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो अपनी जातियों के मजबूत पकड़ वाले नेता हैं, जब एक तरफ जनता को ये दिखता है और दूसरी तरफ कोई भी नेता नहीं होता है, तो फिर वहां पे बीजेपी बुरी तरीके से पिछड़ जाती है। हाँ, ये बात जरूर है कि मोदी के नाम पर कुछ वोट बीजेपी को जो मिल रहे हैं, वो बीजेपी नेताओं को मोदी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उनके दम पर, यानी मोदी की बदौलत पिछले 2 बार से बिहार में बीजेपी के सांसद चुन के आते रहे हैं। लोजपा से कुछ वोट मिलता है, मांझी जो अभी हाल फिलहाल में महागठबंधन में शामिल, महागठबंधन से हट के बीजेपी के खेमे में आए हैं। उसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा वोटों को लामबंद कर सकते हैं, लेकिन इन सबके बीच बीजेपी के पास कोई एक ऐसा नेता नहीं है जिसके ऊपर बीजेपी ये कह दे कि हमारा बिहार में ऐसा नेता है। जैसे कि यूपी में योगी आदित्यनाथ हैं, या फिर एमपी में शिवराज सिंह चौहान हैं, या फिर राजस्थान में आपको वसुंधरा राज सिंधिया हैं, या फिर महाराष्ट्र में फडणवीस हैं, कर्नाटक में येदियुरप्पा हैं। इस तरीके का कोई नेता बीजेपी के पास नजर नहीं आता है। आप लोग जब देखिएगा कि बीजेपी उन राज्यों को लगातार हारते जाती है जिन राज्यों में बीजेपी ने कोई एक नेता नहीं तैयार किया है। उदाहरण के तौर पे आप लोग ले लीजिए, बीजेपी का नेता दिल्ली के अंदर कोई नहीं है। दिल्ली जो विधानसभा चुनाव होता है दिल्ली का, उसके अंदर बीजेपी एक नेता को तैयार नहीं कर सकी शीला दीक्षित के ही समय से, और नतीजा रहा कि बीजेपी लगातार हारते रही है। दूसरा, बिहार में देखिए, बिहार में कोई नेता नहीं पैदा हुआ, बीजेपी लगातार पिछड़ते रही है। गोवा में बीजेपी मनोहर पर्रिकर के नाम पे चुनाव जीत रही थी, उसके बाद प्रमोद सावंत आए तो फिर वहां पे चुनाव जीत गई। बंगाल में बीजेपी आज तक अपनी एक आइडेंटिटी प्रॉपर स्थापित नहीं कर पाई है। तो ऐसे में जहां पे कोई बड़ा क्षेत्रीय दल का नेता होता है और बीजेपी के पास कोई नेता नहीं है, वहां पे बीजेपी के लिए मुश्किलें हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को अगर महागठबंधन का जो संयोजक बना दिया जाता है यूपीए 3 का, यानी कि जो यूपीए 1 के जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह थे, यूपीए 2 के भी वही थे, और अब यूपीए 3 का जो रूपरेखा सामने आ रहा है, जिसमें आज पटना में बैठक चल रही है और नीतीश कुमार उस बैठक को
कराने में, सफल बैठक को आयोजित करवाने में जो भूमिका अदा कर रहे हैं, उसको देखकर ये लग रहा है और ये कहा भी जा रहा है कि नीतीश कुमार को बहुत जल्द यानी कि हो सकता है आज ही यूपीए 3 का संयोजक घोषित कर दिया जाए। एक दुविधा थी कि क्या कांग्रेस के नेता राहुल गांधी क्या इस बैठक में शामिल होंगे। तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इस बैठक में शामिल हो गए हैं। बड़ी एक समस्या जो थी नीतीश कुमार के सामने वो सॉल्व हो गई है। दूसरी समस्या ये थी कि अरविंद केजरीवाल जो कह रहे थे कि अध्यादेश पे हमें कांग्रेस समर्थन दे तभी हम इस बैठक में आएंगे या समर्थन देंगे, तो वो भी समस्या लगभग सॉल्व हो गई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को नीतीश कुमार की तरफ से ये मैसेज दिया गया है कि आप जो अध्यादेश का मामला है इसको हम अलग रख के अलग से इस पे बात करेंगे। ये जो बात हो रही है ये लोकसभा चुनाव को लेकर इकट्ठा होने की बात हो रही है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी जो कह रही थी कि कांग्रेस अगर वाम दलों के साथ यानी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर पंचायत चुनाव लड़ती है या फिर कांग्रेस वाम दलों के साथ खड़ी होती है तो वो उनके लिए नागवार गुजरेगा और वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगी, जिसको लालू यादव ने अपने तरीके से सेटल कर लिया है ऐसा लग रहा है। क्योंकि लालू यादव से मिलने के बाद ममता बनर्जी ने ये कहा कि हम लोग सब लोग मिल के लड़ेंगे। तो कुल मिला के ये एक बात जो है वो सामने निकल के आ रही है कि जो विपक्षी एकता है, जिस विपक्षी एकता की बात नीतीश कुमार पिछले काफी समय से कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अब कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की तो घोषणा नहीं ही की जाएगी यूपीए 3 में, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि चुनाव से पहले प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों की लिस्ट जो संभावित लोग बना के बैठे हैं उनका कोई उसका फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि जो विपक्षी दल हैं वो जानते हैं कि किसी भी नेता के नाम के ऊपर अगर ये सहमति बना दिया जाएगा तो बाकी जगह विपक्षी एकता टूट जाएगी। हालांकि आज अमित शाह ने कहा कि बीजेपी 350 सीट जीतने जा रही है 2024 के चुनाव में। अब ये तो 2024 के चुनाव होने के बाद ही पता लगेगा कि कितनी सीट विपक्ष को मिल रही है या नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी को मिल रही है, ये तो चुनाव के बाद ही पता लगेगा। लेकिन फौरी तौर पे ये कहा जा सकता है कि जो ऐसा लग रहा था कि विपक्षी दल एक साथ नहीं आ सकते हैं, एक साथ मीटिंग नहीं हो सकती है, यानी कि जैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे को देखना नहीं चाहती हैं, ठीक वही बात हो जाती है आपको बंगाल में। जब बंगाल में कांग्रेस को ममता बनर्जी नहीं देखना चाहती हैं, केरल में कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस को नहीं देखना चाहती है, लेकिन इन सभी मुद्दों को भुलाते हुए सभी लोग एक साथ आए हैं। इसका श्रेय नीतीश कुमार को जरूर दिया जाना चाहिए और नीतीश कुमार इसके लिए बधाई के पात्र भी हैं। लेकिन बात फिर वही हो जाती है कि एक तरफ जहां मोदी जैसा चेहरा लोगों को दिखता है और दूसरी तरफ ये जैसे गठबंधन दिखता है, तो वहाँ पे ज़्यादातर ऐसे नेता हैं जो किसी परिवार, विशेष परिवार को लेके अपनी राजनीति कर रहे हैं या फिर ज़्यादातर नेताओं के खिलाफ केस भी चल रहा है। और बिहार के लिए बारे में कहें तो बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं लालू यादव, इनके ऊपर तो यूपीए के टाइम से ही केस चल रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी के टाइम से वो केस हैं, वो तो जब कांग्रेस सरकार में थी तभी से लालू यादव के ऊपर केस चल रहा है। तो फिर ऐसे में बीजेपी के पास एक ये हथियार होगा कि भ्रष्टाचार के नाम पर इस गठबंधन को एक तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश करने का एक उनके पास मौका होगा। लेकिन खैर फिलहाल नज़र बनी रहेगी हमारी। लेकिन जो मुझे लगता है कि बीजेपी बिहार में शायद अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगी, क्योंकि बीजेपी आज तक एक बड़ा नेता नहीं तैयार कर सकी है। वो फिर लालू यादव और नीतीश कुमार जैसे बड़े दिग्गजों के सामने बिहार में कैसे मुकाबला करेगी, ये बहुत मुश्किल दिखता है। जो अगर कोई ऐसा सामुदायिक या ध्रुवीय जो जिसे बोलते हैं कम्युनल जो पोलराइजेशन ना हो जाए, यानी कि धार्मिक ध्रुवीकरण यानी हिंदू मुस्लिम ना हो जाए, तो अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो बीजेपी के लिए बिहार तो बहुत मुश्किल है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में बताइएगा और बने रहिएगा द बिहार मीडिया के साथ। जय बिहार।